हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की वीडियो सीरीज, जिसमें आज हम लेकर आए हैं अध्याय 3 राज्य आय, जिसमें हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने आर्थिक स्थिति, एक समीक्षा और जनसंख्या के बारे में देखा था। आज हम जीएसडीपी से संबंधित आंकड़ों को विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त केशव देवांगन और आप देख रहे हैं अनरवेलिंग विजडम। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी भूभाग में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में की गई वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किसी निश्चित समय के लिए जो होता है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू या मूल्य बोल सकते हैं, वो कहलाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक अपर राइट कॉर्नर में है, जिसमें आप विस्तार से जीडीपी को पढ़ सकते हैं। जीडीपी में दो पहलू होते हैं जीडीपी के, एक नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो प्रचलित भाव पर होता है और रियल जीडीपी जो होता है वो स्थिर भाव पर होता है। आइए इसको समझते हैं। प्रचलित भाव पर मतलब, देखिए, जीडीपी कैलकुलेट होता है तो उसमें दो चीजें होती है, प्रोडक्शन एंड प्राइस। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन किसका? वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। प्राइस मतलब मूल्य या रेट। जब उत्पादन और मूल्य इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जिस मूल्य पे होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो प्रचलित भाव और स्थिर भाव क्या है? प्रचलित भाव वो है जब वस्तु सेवा का उत्पादन उस वित्तीय वर्ष में हुआ है और जो हमने मूल्य लिया है वो भी उसी वित्तीय वर्ष का लिया है, तो उससे जो जीडीपी आएगा दैट इज कॉल्ड प्रचलित भाव पर जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। और जो स्थिर भाव पर है, जिसको हम रियल जीडीपी भी बोलते हैं, उसमें जो वस्तु सेवा का उत्पादन उस वित्तीय वर्ष का होगा जिसका हम जीडीपी निकाल रहे हैं, और जो मूल्य होगा वो बेस रेट होगा, कोई एक रेफरेंस डेट होगा या रेफरेंस ईयर होगा, जो हमारे केस में या इंडिया के केस में हम बोल सकते हैं कि 2011-12 को लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो जीडीपी का आकार है वो प्रचलित भाव पर और स्थिर भाव पर दिया हुआ है। प्रचलित भाव पर कितना है? 3,19,000, 18,000, 23 लाख रुपए। एंड स्थिर भाव पर कितना है? 2,43,000, 47,688 लाख रुपए, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो आंकड़े हैं वो काफी बड़े हैं, जिसको आप याद रखने में काफी आपको दिक्कत होगी। तो डोंट वरी दोस्त, आपको ये डेटा याद नहीं रखना है। अगर इस डेटा से क्वेश्चन आता भी है तो आपको छोड़ देना है, क्योंकि ऐसे लाखों डेटा है इकोनॉमिक सर्वे में और सभी को आप याद नहीं रख सकते। तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैं आपको आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ, उन सबको याद रखिए। और मोस्टली जो आपको चीजें याद रखनी है वो स्थिर भाव पर याद रखनी है। हमको ये डेटा याद रखना है दोस्तों, 8.26% प्रचलित भाव पर हमको इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या विकास दर या वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर प्रचलित भाव पर 2019 में दर्ज किया गया था, 8.26%। ये राज्य की बात कर रहा हूं मैं। अगर स्थिर भाव पर देखें तो 5.32%। तो ये तो हुआ दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जीडीपी का ओवरव्यू। इसके बारे में क्षेत्र और प्रक्षेत्र और प्रति व्यक्ति के बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी किसी भी देश की एक कुंजी है या पूंजी है, जिसको हम की फैक्टर या की इंपॉर्टेंस भी दे सकते हैं। तो मैंने देखिए इस स्लाइड में एक की बनाया है। तो इस की के माध्यम से जो जीडीपी के 3 क्षेत्र हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इस की के माध्यम से जो देश की तिजोरी है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसमें कितने क्षेत्र हैं और कितने प्रक्षेत्र हैं। तो की का पहला हिस्सा है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जैसा आपको पता ही होगा कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। दूसरा है उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र भी इस की से जुड़ी हुई है। तीसरा है सेवा क्षेत्र। तो ये जो की है वो जीडीपी है जिसके अंदर 3 क्षेत्र आते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र। इसके अलावा इसको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये तीनों का जो समावेश है, इससे जो निर्मित होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, जो कि स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जीडीपी का, और इनके कंट्रीब्यूशन से ही एक जीडीपी निर्मित होती है पूरे देश की या राज्य की। आइए हम क्षेत्रवार कितनी प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज की गई पिछले साल में वो हम देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्षेत्र वृद्धि दर स्थिर भाव पर,
मैंने पिछले स्लाइड में बताया, स्थिर भाव मतलब 2011-12 का उसमें रेट रहेगा, बेस रेट रहेगा। तो स्थिर भाव पर जो भी हम जीएसडीपी या जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी होता है, और उससे ही हम सही तरीके से हमारी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर हम देखें तो नीचे आपको एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें तीनों सेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तो ये जो मैंने बताया है कि कितने प्रतिशत वृद्धि दर हुई है स्थिर भाव पर, आपको जो डेटा याद कर रहे हैं वो स्थिर भाव पर ही याद कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्थिर भाव पर ही आते हैं। तो ज्यादा देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, बहुत सारे डेटा है, हर चीज आप शक्तिमान तो है नहीं कि हर चीज को आप याद रख लें। तो आपको कुछ निश्चित और कुछ महत्वपूर्ण डेटा ही याद रखना है, कम डेटा याद रखना है, सो दैट वो आपको याद रहे और परीक्षा में आए तो आप आसानी से उसको हल कर सकें। तो आप स्थिर भाव का ही याद रखिए, प्रचलित भाव का भी याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों का मैंने लिया है। जो ऑरेंज कलर है इंडिया है, येलो है वो छत्तीसगढ़ है। इंडिया के 2019-20 में एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट था 2.8 था, जबकि छत्तीसगढ़ में 3.31 था स्थिर भाव पर। तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा था इन कंपैरिजन टू इंडिया। इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, उद्योग क्षेत्र में 2.5 था इंडिया में, छत्तीसगढ़ में था 4.94। सर्विस सेक्टर की बात करें तो इंडिया में ज्यादा था 6.9 और छत्तीसगढ़ में 6.62 था। तो ये छत्तीसगढ़ और भारत दोनों की क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर है जीडीपी में, जीएसडीपी या जीडीपी आप कहें। तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सर्विस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है जीएसडीपी या जीडीपी में, उसका विवरण मैंने यहाँ पे किया। इस डेटा को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इस की के माध्यम से हम इनके जो क्षेत्र हैं उनके दरवाजों को खोलेंगे और हम प्रक्षेत्र की बात करेंगे, प्रक्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूशन था और कितना ग्रोथ रेट था उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्षेत्र कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्षेत्र आते हैं या सेक्शंस हैं वो हम देखते हैं। पहला है फसल, जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर मतलब फसल ही है। दूसरा है पशुपालन, तीसरा है वन उद्योग या वानिकी, चौथा है मछली पालन। तो ये चार चीजें हैं जो एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर्स में आती है। फसल में अगर हम प्रतिशत ग्रोथ वृद्धि दर देखें, प्रक्षेत्र वृद्धि दर हम लोग बोल सकते हैं स्थिर भाव पर, तो फसल में 2.05% वृद्धि दर रही, ग्रोथ रेट रहा। पशुपालन में पूरे सेक्टर्स में अगर हम देखें या पूरे प्रक्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई है वो पशुपालन में की गई है। तो ये दोस्तों ये आप इसको याद कर लें अच्छी तरीके से कि पशुपालन एक ऐसा प्रक्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर 2019-20 में दर्ज की गई। वानिकी की बात करें तो 0.79%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कम वृद्धि दर वानिकी में दर्ज की गई है 0.79%। तो पशुपालन में सबसे ज्यादा 16.45% एंड वानिकी में 0.79%। आइए देखते हैं मछली पालन में कितना है। मछली पालन में 4.06%। तो ये बात किया हमने वृद्धि दर की। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के जो प्रक्षेत्र हैं जो कि कृषि क्षेत्र के अंदर आते हैं उसमें कितना वृद्धि दर हुआ है 2019-20 में स्थिर भाव पर। तो पशुपालन में सबसे ज्यादा हुआ है, वानिकी में सबसे कम हुआ है। अगर हम सर्वाधिक भागीदारी की बात करें, इन जो प्रक्षेत्रों में सर्वाधिक भागीदारी किसकी थी, तो सर्वाधिक भागीदारी फसल कैटेगरी की थी या फसल प्रक्षेत्र की थी, जिसमें 10.19% कंट्रीब्यूशन था कृषि क्षेत्र की जीएसडीपी में। तो ये बात की हमने कृषि क्षेत्र की। अब उस चाबी के माध्यम से हम दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं उद्योग क्षेत्र के बारे में। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। उद्योग क्षेत्र में खनन, उत्खनन, आपको पता ही है, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, ये 5 चीजें हैं। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, विद्युत गैस आपूर्ति मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस सप्लाई, खनन मतलब माइनिंग। तो इसमें भी हम वृद्धि दर और भागीदारी मैंने देखिए यहाँ पे टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम मिनिमम तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम से ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखें विनिर्माण में या मैन्युफैक्चरिंग में तो 5.04% वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई थी और विद्युत गैस जल आपूर्ति में 3.01, निर्माण में 5.95%। तो निर्माण में सबसे ज्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई थी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत प्रक्षेत्र में। और भागीदारी की बात करें तो 15.34% विनिर्माण में या मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था
मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था उद्योग क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। उसी तरह विद्युत गैस आपूर्ति जल आपूर्ति की बात करें तो 9.08% कंट्रीब्यूशन था या भागीदारी थी। निर्माण की बात करें तो 10% भागीदारी थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उद्योग क्षेत्र में किस प्रक्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा थी, तो 15.34% विनिर्माण की थी, ये आपको याद रखना है। ओवरऑल अगर वृद्धि दर की मैं बात करूं तो अभी भी पशुपालन नंबर 1 पे है और वानिकी सबसे लोवेस्ट पे है। वो आपको याद रखना है कि ओवरऑल जीडीपी में जितने भी प्रक्षेत्र हैं तो उसमें पशुपालन सबसे ज्यादा है और वानिकी सबसे कम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट दरवाजे की ओर, मतलब नेक्स्ट सेक्टर की ओर। इसमें हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर के बारे में, सेवा क्षेत्र के बारे में। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या, सेवा क्षेत्र में एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, बट इसमें क्या क्या सम्मिलित है, क्या क्या प्रक्षेत्र है, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें होटल, रेस्टोरेंट और व्यापार, मतलब व्यापार, जलपान गृह और होटल, ये एक प्रक्षेत्र हो गया। दूसरा प्रक्षेत्र है ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन अलग से है और अदर देन रेलवे अलग से है, जिसमें बस, कार, सिटी बस जो आती है वो सब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, काफी चीजें और भी अदर सर्विसेज हैं। तो जो कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं हैं, उसमें सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 16.39%। तो दोस्तों पशुपालन अभी भी हाईएस्ट है। मैं आपको बता दूं, पशुपालन पूरे जीडीपी में जितने प्रक्षेत्र हैं उसमें हाईएस्ट है, उसका 16.45% है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, संचार एवं प्रसारण सेवा है, जो 16.39% है। और वानिकी सबसे लोएस्ट है 0.39% पे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी व्यक्ति की आय किसी भी भूभाग में, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीडीपी पर कैपिटल इनकम, या जीडीपी पर कैपिटा भी बोलते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो जो भी जीडीपी रहती है उसको डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो इतनी जनसंख्या है उसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि 2019-20 और 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही और उसमें कितनी वृद्धि दर्ज की गई। आप नीचे टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय जनरली प्रचलित भाव पर ही दिया होता है और क्वेश्चन भी प्रचलित भाव पर ही पूछा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय का डेटा आप प्रचलित भाव पर याद रखेंगे, बाकी सभी डेटा स्थिर भाव पर आप याद रखेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 2018-19 में क्या स्थिति थी, 92,413 था और 2019-20 में 98,281 हो गई। तो काफी इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 6%, मोर देन 6% इंक्रीज हुआ है प्रति व्यक्ति आय में। ग्रोथ रेट अगर हम लोग देखें कितना हुआ है 18-19 के मुकाबले 19-20 में, तो 6.35% ग्रोथ प्रति व्यक्ति आय में हमको मिलती है या अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय। तो ये डेटा जो 6.35% है ये आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय कितनी ये याद रखना है। इसके अलावा एक और डेटा है, भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2019-20 में, क्या वो छत्तीसगढ़ से कम है या छत्तीसगढ़ से ज्यादा है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो भारत के लिए अनुमानित जो प्रति व्यक्ति आय है 2019-20 में वो 1,35,050 है, जो कि छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा है। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है कि भारत के लिए कितनी है प्रति व्यक्ति आय, छत्तीसगढ़ के लिए कितनी है और छत्तीसगढ़ में ग्रोथ रेट कितना हुआ है प्रति व्यक्ति का है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपके सुझाव हमें मिलते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी तरह अपने सुझाव देते रहिए जिससे हम नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। और ये इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो सीरीज है इसका पूरा चैप्टर कंटिन्यूसली हर 1-2 दिन में आता रहेगा, तो आप इसको देखते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।